ओके, चलो यार अपन वेव टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कल दो स्टूडेंट्स ने एक पॉइंट पूछा, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल अगर बात करें तो हमने साउंड की प्रॉपर्टीज पे बातें की थी, लाउडनेस वगैरह पे। आई गेस आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा यार नोट्स। किसी को कुछ डाउट है क्या प्रीवियस नोट्स में से? तो बताएं, जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है। लाउडनेस या फिर लाउडनेस से इंटेंसिटी कैसे कंपेयर करते हैं, क्वालिटी क्या होता है, बाकी चीजें। कल कुछ डाउट्स पूछ रहे थे लोग, म्यूजिकल इंटरवल क्या होता है। तो यार इंटरवल मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है, डेल्टा एफ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टोन होती हैं उन पे फ्रीक्वेंसी का क्या डिफरेंस होता है, उसी को म्यूजिकल इंटरवल बोलते हैं। हमने स्टार्ट क्या किया हुआ था, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, और हमने स्ट्रिंग वेव का डिस्कशन कर लिया था कि स्ट्रिंग वेव में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। तो रिफ्लेक्शन में हमने दो टर्म डिस्कस किए हुए थे। कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करे ये दो टर्म क्या है? कोई एक्सप्लेन करे यार। मतलब यार खुद से भी कुछ कर लिया करे। हाँ आयुष। हाँ सर। हाँ यार बताओ यार। अ, इसकी अगर बात करें, दो ये क्या पॉइंट्स हैं? कि अगर वेव रिजिड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी या फिर लेस डेंसर या सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सो अगर रिजिड से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा उसमें? मतलब वो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और फेज डिफरेंस फेज चेंज हो पाई का जाएगा। आ जाएगा। हाँ, नेगेटिव क्यों आता है? मतलब ये क्यों चेंज होता है साइन? इस वेव पीछे की तरफ आएगी ना और एग्जैक्टली, रिफ्लेक्टेड है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगर सॉफ्ट एंड से या फिर बोले फ्री एंड से होगी तो क्या होगा उसमें? नो फेज चेंज, क्योंकि वो नो जो फेज। सॉफ्ट हैंड है वो भी ऑसिलेटर जैसा काम करेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही परफेक्ट। तो यार पता काफी लोगों को होता है, बट पता नहीं क्यों बोलने से इतना डरते क्यों हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हो। फिर यार एनर्जी ट्रांसमिटेड की मैंने बातें की थी कि यार एनर्जी इंसिडेंट है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। तो एनर्जी हम एम्पलीट्यूड से कंपेयर कर सकते हैं। ये डेफिनेटली ट्रू है कि दोनों एनर्जी का समेशन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये फिर बात करें कि दोनों की पावर का समेशन टोटल पावर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब बात आती है सॉल्व करने की, तो सॉल्विंग में हम एनर्जी ट्रांसमिटेड से, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड से नहीं सॉल्व करते, हमेशा रिफ्लेक्टेड के एम्पलीट्यूड से सॉल्व करते हैं। ये याद रहेगा ना? यस सर। अच्छा, अभी स्टूडेंट का डाउट था सर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। सर मैंने कितनी बार बताया कि यार फिजिक्स में मतलब बहुत सारी चीजें हैं, डेराइव हैं, अपन सॉल्व करके देख सकते हैं, लॉजिक है। बट पॉइंट ये है कि जिस सेक्शन से उतना ज्यादा क्वेश्चन या चीजें नहीं पूछी जाती, तो मैं टारगेट करता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग कितना फास्ट कर सकें, कैसे चीज़ों को जल्दी से कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली अगर आपको जल्दी करना है तो आपको कंफ्यूजन माइंड से हटानी पड़ेगी। हमेशा पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी लॉस्ट ही करेंगे। ठीक है, रीजन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं है उसमें। तो मैंने दो एग्जांपल्स भी दे दिए थे इस पे कि किस तरीके से हम रिलेट करके सॉल्व कर देते हैं, काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टेड और इसका ट्रांसमिटेड का हमने बातें कर ली हैं। ठीक है, चलो तुम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैं डिटेल में बस एक क्लिक देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्यों ये वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या, कि अगर ये एक मीडियम है, क्या एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम 2 है, 2, और कोई एक वेव यहाँ पर मीडियम 1 से आ रही है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस वेव का नाम क्या होगा? इंसिडेंट। ये क्या है? मीडियम 1 है, सो ये बन जाता है अपना मीडियम 1। फिर अगर ये वेव आएगी तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये वेव थोड़ी सी ट्रांसमिट होने वाली है, सो ये हमारी क्या बन जाएगी? ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, प्लस इसका कुछ अमाउंट क्या होने वाला है? रिफ्लेक्ट होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टेड वेव। क्लियर है यार सबको? अभी पॉइंट ये है कि कौन कौन सी चीजें चेंज हो जाती हैं, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं, कौन सी नहीं। तो यार बताओ, वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है जो मीडियम पे डिपेंड करती है?
स्पीड। स्पीड। सो डेफिनेटली सबसे पहली चीज होगी, कौन सी चीज है? स्पीड। स्पीड अगर हम बात करें, ऐसे लिख लेते हैं, ये बेटर रहेगा, इंसिडेंट, और इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। सबसे पहली चीज जो है वो तुरंत माइंड में रखनी है कि यार इंसिडेंट मीडियम अलग है और ट्रांसमिटेड मीडियम अलग है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इंसिडेंट क्या है? मीडियम 1। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे किस मीडियम पे जा रही है? मीडियम 1 में। मीडियम 1। और जबकि ट्रांसमिटेड क्या है? मीडियम 2। मीडियम 2। तो अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पर स्पीड थी कुछ v नॉट, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड की भी क्या रहेगी? वी नॉट। v नॉट। सो अगर इंसिडेंट की स्पीड थी v नॉट तो रिफ्लेक्टेड की भी रहेगी v नॉट, बट ये डेफिनेटली श्योर है कि ट्रांसमिटेड की v नॉट नहीं रहेगी। क्लियर? अब ज्यादा रहेगी या क्या कम रहेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? म्यू पे। स्ट्रिंग वेव अब अगर सॉल्व कर रहे हैं तो म्यू पे डिपेंड करेगा, साउंड वेव सॉल्व कर रहे हैं तो रो पे। रो एंड बल्क मॉडुलस, डेंसिटी एंड बल्क मॉडुलस दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये क्लैरिटी है कि नहीं कि v डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, ज्यादा या कम इसका नॉलेज मैं ऑलरेडी आप लोग को दे चुका हूं। डन। अच्छा, इसके बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थी f1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब साथ साथ में तीनों चीजें आएंगी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा, ये सब एक ही चीज है। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं ना? तो बताओ ये क्या कभी चेंज होते हैं क्या? नो सर। सर। तो ये डेफिनेटली जो रहेंगे रिफ्लेक्टेड के, वो भी वही रहेंगे, एफ नॉट भी वही रहेगा। सो एफ नॉट वही है, सो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी वही रहेगा और उनका ओमेगा भी वही रहेगा। चलो, तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। अब क्या ट्रांसमिटेड पे भी कोई फर्क पड़ेगा क्या इसे? नहीं, एफ ट्रांसमिटेड भी एफ नॉट ही रहने वाला है, एफ, और टी ट्रांसमिटेड भी टी नॉट ही रहेगा, और ओमेगा ट्रांसमिटेड भी वही रहने वाला है, वो वही रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वांटिटी है लेमडा। लेमडा बताएं, लेमडा में चेंजेस आएगा कि नहीं? यस सर। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? एफ लेमडा। अगर एफ नहीं चेंज हो रहा, v चेंज हो गया, तो लेमडा चेंज होगा। डेफिनेटली चेंज होगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बिकॉज क्या फॉर्मूला यूज होता है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की बात करें तो लेमडा क्या आ जाएगा? लेमडा विल बी v बाई v नॉट बाई एफ नॉट। अब समझना, तो ये हो गया अपना लेमडा नॉट। अब देखना कि रिफ्लेक्टेड में क्या v नॉट बदला क्या? एफ नॉट बदला क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब लेमडा रिफ्लेक्टेड भी क्या रहेगा? लेमडा नॉट। जबकि लेमडा ट्रांसमिटेड बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? ये डेफिनेटली ये इक्वल नहीं रहेगा। अब क्या होगा ये v बताएगा आपको, समझा ना? ये मैं लिख देता हूँ, चलो अच्छा, ये होगा v ट्रांसमिटेड बाय f ट्रांसमिटेड डेफिनेटली विच इज नॉट इक्वल टू लेमडा नॉट। क्लियर? यार यहाँ तक समझ आया कि नहीं लेमडा के बारे में? तो कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं? ट्रांसमिटेड में चेंज हो रही हैं, नोटिस करो। ट्रांसमिटेड में वीटी भी चेंज हो रहा है, लेमडा भी चेंज हो रहा है, और एफ तो कांस्टेंट ही रह रहा है, जबकि रिफ्लेक्टेड को कोई फर्क नहीं है। तो यार अगर आप बात करें और कौन सी क्वांटिटी है, ओमेगा हो गया, वी हो गया, अच्छा के क्या होता है? वेव नंबर। हाँ, वेव नंबर। अच्छा, एक चीज और, के को प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। किसी ने तो पूछा था डाउट, शायद ये किसने पूछा था? हाँ, किसी ने एनकाउंटर किया क्या? के को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। यूजुअली हम स्ट्रिंग वेव वगैरह में प्रोपोगेशन कांस्टेंट नहीं देखते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रोपोगेशन कांस्टेंट देखते हैं। बट प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है कि यार फेज चेंज कितना होगा इन ट्रैवल ऑफ वन वेवलेंथ। So with respect to the wavelength, the change in phase is known as propagation constant। और इस वेव में बहुत ही सिंपल होता है कि 2 पाई कवर करता है वन वेवलेंथ में, याद है ना?
So Yes. change in angle with respect to the length covered will be this thing. ठीक है, तो मतलब लिखने की जरूरत है क्या, ये आप याद रखेंगे इस चीज को, प्रोपोगेशन को? के को लिख लेते हैं पहले, हाँ के को लिख लेते हैं। तो के कितना हो जाएगा, अगर के नॉट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई के। ये लेमडा से लिख लेते हैं, 2 पाई बाई लेमडा। सो डेफिनेटली आप समझ गए के आर चेंज होगा क्या, नहीं, लेकिन के टी चेंज हो जाएगा। क्लियर ना यार, यहाँ तक कोई डाउट क्या? नो सर। ओके चलो, तो ये पॉइंट था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, एंगुलर वेव नंबर और ऑल्सो नोन एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। चलो अब वापस आ जाते हैं अपने काम की चीज पे। अगर मैं बात करूं कि एनर्जी वगैरह का क्या रिलेशन आ रहा होगा, एनर्जी या पावर का रिलेशन आएगा कि जो भी इंसिडेंट पावर होगी वो क्या होगी, ट्रांसमिटेड पावर प्लस रिफ्लेक्टेड पावर। ये क्लियर है यार, यहां तक ओके? किसी को डाउट क्या? अब बिकॉज पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पावर का फॉर्मूला 1/2। बताओ यार कोई जल्दी से। म्यू वी ओमेगा म्यू स्क्वायर। वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वेरी गुड यार, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज बदल रही होती हैं, ध्यान देना। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में मुझे आंसर चाहिए, फ्रीक्वेंसी बदल रही होती है क्या, नहीं, स्पीड बदल रही होती है और म्यू बदल रहा होता है ना मीडियम का, ठीक। तो इसमें जो कांस्टेंट है उसे ठीक है, बाकी को रिप्लेस करो। तो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, बट ये दोनों क्या होती हैं, वेरी करती हैं। तो आपको इन्हें थोड़े से रिलेट करना होगा। तो अगर मैं इन्हें रिलेट करूँ तो मुझे पता है कि बिकॉज स्ट्रिंग वेव में क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है √t बाई म्यू। म्यू। सो देन क्या हो जाएगा, म्यू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा t बाई v स्क्वायर। अब यार टेंशन मान के चलते हैं कि यार सारी स्ट्रिंग को सेम टेंशन, मतलब वो तो फोर्स प्रोवाइड ही करेंगे ना अपन से। तो ये आ गया क्या, हाफ इंटू टी बाई वी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और एक v और है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर देखें तो ये कैंसिल आउट होने लग जाएगा, देन पावर विल बी 1/2। अच्छा जो कांस्टेंट है मैं उन्हें हटा रहा हूँ, देखना कांस्टेंट क्या क्या है, t है और ओमेगा स्क्वायर है और ये हाफ है, ये तीन चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या आएगा, एरिया स्क्वायर अपॉन v। सो अब ध्यान देना, अब नोटिस करना यार, अब ध्यान देना, if v changes then क्या आप बोल पाओगे क्या कि पावर प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा, ये बोल पाओगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि v ट्रांसमिटेड इज नॉट इक्वल टू v इंसिडेंट, while क्या होता है, v रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू v इंसिडेंट। सो डेफिनेटली पावर प्रोपोर्शनल टू vt स्क्वायर मतलब at स्क्वायर, ये नहीं किया जा सकता सॉल्व, समझ आया? ये इनकरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। क्लैरिटी आई कि नहीं? हाँ सर। क्यों हम ट्रांसमिटेड को नहीं कर सकते यूज, ओके। तो ये नहीं होगा, ये होल्ड नहीं करेगा, और बाद में इसे एनर्जी लिख सकते हैं क्योंकि हम एनर्जी इंस्टेंटेनियस नहीं देखते, वन टाइम पीरियड की एनर्जी हमेशा देखते हैं। सो पावर को वन टाइम पीरियड के लिए सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी वहां पर, और टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, ओके।
सो सर इसलिए ये करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। सो मुझे लगता है यहाँ पर जितने थ्योरेटिकल रिलेटेड पॉइंट थे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड स्ट्रिंग वेव के, सबको क्लियर हुए? यस सर। कौन सी चीजें वेरी कर रही हैं, कौन सी चीजें वेरी नहीं कर रही हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज को लेके। ओके चले, तो आज अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले थे किसको? साउंड वेव के रिफ्लेक्शन को लेके। ओके देखें, चले, साउंड वेव, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, और रिफ्लेक्शन, या फिर सिर्फ लिख देता हूँ साउंड वेव। यहाँ पे पहले हमने लिखा था ना स्ट्रिंग वेव, यहाँ पर अब क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? साउंड वेव। तो यार साउंड वेव यार बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो साउंड वेव में यार अब फ्री या फिक्स्ड जैसी बात होगी क्या? फिक्स्ड या फ्री? या रिंग में थोड़े ना साउंड वेव चलाओगे, तो फिक्स्ड या फ्री एंड की बात नहीं होगी। यहाँ पर किसकी बात होगी? किसकी बात होगी यहाँ पर? रिजिड या सॉफ्ट एंड? सॉफ्ट। लेट्स से ये पहला क्या है? रिजिड है। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है? सॉफ्ट है। सो मतलब ये वॉल नहीं है, ये बहुत ही कोई सिंपल सा है, सॉफ्ट है ये। रिजिड और सॉफ्ट डेंसिटी से भी डिफाइन है। रिजिड मतलब हायर डेंसिटी और सॉफ्ट मतलब लोअर डेंसिटी। तो पता ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा? जब वाटर से वेव एयर में आएगी। सो बेसिकली वो क्या आ रही है? वाटर के रेस्पेक्ट में एयर क्या बन जाएगा? सॉफ्ट। सॉफ्ट। ये चीज समझ आ रही है ना? लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे ना इस चीज को कि लोअर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू लोअर डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। अब यार देखना साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है। साउंड तो प्रोपोगेट होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्मेट में। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंप्रेशन हिट किया। क्या हिट किया? कंप्रेशन ने एक हिट किया। अब समझे, कंप्रेशन है तो उसके पीछे क्या रहेगा? एक रेयरफैक्शन और फिर एक कंप्रेशन रहेगा। ओके आप ये समझिए चीजें कि मैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब यार रिजिडेंट का मतलब फील करो यार, क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। रिजिडेंट का मतलब ये होगा ना कि ये मॉलिक्यूल्स अंदर पुश करने का ट्राई करेंगे, बट क्या ये वॉल एक भी हिलेगी क्या? ये सरफेस कुछ भी मूव करेगा क्या? नहीं। तो ये सारे पार्टिकल्स डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे ना। ये बात समझ आई कि नहीं? अगर Yes, ये sir. इंसिडेंट है, यस इंसिडेंट, तो अगर ये रिजिड है तो ये कुछ भी नहीं करने देगा, मॉलिक्यूल को बिल्कुल भी मूव नहीं करने देगा, और ये सब के सब मॉलिक्यूल्स उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये एनर्जी इधर गई और यही की यही पूरी वापस आने लग जाएगी। समझा कि नहीं? तो बताओ कोई चेंजेस हुए क्या? नहीं। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि उल्टा वाली फील दे रहा है। वो वाला रेजिडेंट में क्या कर रहा था? पूरा एकदम अपोजिट हो जा रहा था, और ये वाला रेजिडेंट में बिल्कुल वैसे ही रिटर्न आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रिटर्न आ जाता है। तो ये हिट किया, और ये हम बात करेंगे कि ये हिट करके ये डायरेक्टली वही रिटर्न हो गया। यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? नो सर। ओके अभी इस सेकंड में बात करें, अगर ये सॉफ्ट होता, अगर ये सॉफ्ट है, तो होगा ये कि जब ये मॉलिक्यूल, मतलब ये जो कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस को हिट करेंगे, तो सरफेस को क्या करेंगे? कंप्रेस कर देंगे ना। ये मॉलिक्यूल जब हिट करेंगे सरफेस को, तो सरफेस को क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे। अगर सरफेस कंप्रेस हो गया तो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अब उन्हें ये भी मिल गया स्पेस। सो इट इज लाइक कि पहले वो इतने में थे और ये सरफेस था, ये सरफेस था, अब सरफेस भी स्लिप हो गया,
सो मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर डिस्पर्स हो जाएंगे ना, मतलब कंप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेयरफैक्शन में। सर बताओ यार ये लर्न रहेगा कि नहीं? कि इसमें क्या होता है, वेव के रेस्पेक्ट में क्या होता है, उल्टा होता है स्ट्रिंग वेव के रेस्पेक्ट में, उस पे तो वैसा रिटर्न आता है और इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, कंप्रेशन क्या बन जाता है, रेयरफैक्शन। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या ऑब्जेक्ट? ठीक है, ओके। इसका मतलब मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ दिस, ये क्या बन जाता है, रेयर हो जाता है। और बिकॉज ये रेयर होने लगता है तो ये बगल वाले को अपने क्या करने लगता है, कंप्रेस करने लग जाता है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल कंप्रेस होने लग जाते हैं। सिमिलरली मूवमेंट होता है, नेक्स्ट वाले रेयर फैक्ट हो जाते हैं और फिर कंप्रेशन। क्लियर ना यार? यस सर। एक और यहाँ पर बात होती है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में तो वही पूछेगा। आप जानते हैं एग्जाम में वही पूछता है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा गलती होता है, जो मतलब उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है बट नहीं हो रहा। ठीक है, सो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, कंप्रेशन बन गया क्या, एक रेयरफैक्शन। तो दोनों में तो पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ क्या, कि इधर अगर बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन रिटर्न्स एज अ कंप्रेशन, सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और ओके पूरा लिख लेते हैं, इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम from denser medium in reflection from denser medium, compression returns as a compression. Clear ना? compression। जबकि यहाँ पर अगर बात करें कि in reflection from rarer medium or softened compression returns as a rarefaction। यार समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो अब बताओ फेस चेंज का क्या हो रहा होगा, दोनों में फेस चेंज कहाँ पर हो रहा होगा, कहाँ नहीं हो रहा होगा? फर्स्ट में फेस चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं. और सेकंड में फेस चेंज कितना? पाई। ठीक। Bye. और जो मैंने बताया वही यहाँ पर गलती होती है क्या, यहाँ पर स्टार मार्क करके लर्न करना है कि यहाँ पर फेस चेंज सेम एज स्ट्रिंग वेव होता है क्या, फेस चेंज होता है यहाँ का, यहाँ पर पाई का, और सेम एज स्ट्रिंग वेव इन सॉफ्ट एंड फेस चेंज क्या होता है, नहीं होता, नो फेस चेंज। अब यार ये चीज सुनने में ऑकवर्ड लग रही है, लेकिन जितना मैंने प्रेशर डाल के आपको ये बताया है कि जो हमें लग रहा है वो हो नहीं रहा है क्या, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में रिटर्निंग का तो प्रोसेस अलग होता है, लेकिन फेस चेंज दोनों में पहले जैसा ही होता है। तो ये बात याद रहेगी कि नहीं, कि रिटर्न प्रोसेस बदल जाती है, कंप्रेशन कंप्रेशन जैसा रिटर्न आता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, और सॉफ्ट एंड में कंप्रेशन रेयरफैक्शन की तरह रिटर्न होता है और उसमें कोई फेस चेंज नहीं आता है। समझ आया? यस सर। यस सर। ये तो था लर्न वाली बात, बट वही बात है कि आप लोग फिर थोड़ा सा मैसेज करने लगोगे सर लॉजिक क्या था।
तो लॉजिक थोड़ा सा समझे एक्चुअली क्यों यहाँ पर फेज चेंज बोल रहे हैं हम, जबकि हुआ तो कुछ नहीं। तो हुआ यूं कि आपने क्या बात की थी, ये बताओ इस वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किसे एज्यूम करते हैं, अगर ये वेव आगे ट्रेवल कर रही तो? अप ऊपर पॉइंट वाले को को कंप्रेशन, वेरी गुड, इसे कंप्रेशन और इसे नेगेटिव रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन। रेयर पे। अब जब वेव रिटर्न होती है तो ऐसे हो जाएगी रेजिडेंट से। पॉइंट ये है बिकॉज मॉलिक्यूल्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं। वहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वर्टिकल मूव हो रहे होते हैं। वेव सीधे जा रही है या उल्टा जा रही है, इससे मॉलिक्यूल को फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं। यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद उल्टा मूव होने लग गया, पहले सीधे जा रहा था उल्टा जाने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब की ड्राइंग के हिसाब से वेव इधर जा रही है, और अगर इधर जा रही है तो कंप्रेशन किसे बोलोगे? इसे बोलेंगे। यस सर। समझ आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ कि हाँ डेफिनेटली आपको लग रहा है कि कोई चेंज नहीं हुआ, आपको लग रहा होगा कि अगर यहाँ पर ऐसे इंटर हुआ कंप्रेशन तो रिटर्न कैसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब वेव इधर जा रही थी इसे कंप्रेशन बोलते हैं, जब वेव इधर जा रही होगी तो इसे कंप्रेशन बोलेंगे। मतलब फेज चेंज हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों के वेव के कंसिडरेशन में फर्क है। स्ट्रिंग वेव को फर्क नहीं पड़ता है कि वेव किधर जा रही है, पार्टिकल का एक सेम ही नेचर होगा, लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल वेव के रिप्रेजेंटेशन में फर्क पड़ेगा। अगर वेव इधर जा रही है तब ये कंप्रेशन है, और अगर वेव इस तरफ जा रही है तब ये कंप्रेशन बनता है। ठीक है। सो डेफिनेटली पहले ये था और अब ये हो गया है। कितने का फेज चेंज हुआ? क्लियर? हाँ। तो सिमिलरली आप समझ गए। क्या लॉजिक लिखने की जरूरत है? कुछ काम का नहीं है, अगर ये लर्न रखा है तो काफी है। समझ आया ना? यस सर। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है ना, इंसिडेंट, ये फिर मिरर वगैरह यूज करते हैं, वो सारे लॉज साउंड में भी होते हैं, और साउंड में हम फील कर सकते हैं बिकॉज हमारी ईयर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्ट्रिंग वेव में हम ये चीजें फील नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रिंग वेव भी फॉलो करती हैं, लेकिन मैंने वहां पर कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि वो एग्जाम्पल फील ही नहीं होगा। सो क्या एग्जाम्पल है? वो पॉइंट ये है, लाइक द लाइट, या फिर साउंड वेव also follows all the laws like the light wave। और वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से हैं? वो एग्जांपल्स हैं लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जिसे हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो नहीं भी फॉलो करेगा। साउंड वेव also follows all the laws of light wave like reflection and रिफ्रैक्शन एटसेट्रा। ऐसे लॉज हम देखेंगे। तो मतलब ये याद है कि लाइट वेव थी, अगर ऐसे मिरर होगा तो लाइट वेव क्या होगी, ऐसे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अगर ऐसा कुछ मिरर वगैरह है, इमेज फॉर्मेशन वगैरह चेक करते थे, इमेज फॉर्मेशन क्या था, एक टाइप का एक्यूमुलेशन था कि यार अगर मतलब इस तरीके से आ रही है साउंड, सॉरी लाइट, तो आपको पता है कि ये पैरेलल लाइट है, कहाँ पर आकर आएगी, फोकल प्लेन पे। कहाँ पर? फोकल प्लेन पे। मतलब अगर ये फोकस है तो ये सब लोग मिलके एक जगह पर, ऐसी जगह पर इंसिडेंट होंगी जो कि इस लाइन पर ही होगा। समझा सबको? अगर Yes, ऐसे sir. सीधी आती तो कहाँ पर आती, डायरेक्ट सबकी सब फोकस पे आती, Focus. लेकिन ऐसे किसी एंगल पर आ रही हैं तो डेफिनेटली सब मिलके फोकल प्लेन पे आएंगी। ओके Yes, sir. ठीक है। तो बताने का पर्पज ये है, द सेम हैपेंस विद द साउंड।
मतलब साउंड को भी ऐसे यूज करते हैं। आप देखते हो ना म्यूजिक सिस्टम को बहुत ज्यादा एंगल चेंज करके और अलग अलग तरीके से रखते हैं, एक म्यूजिक इधर रखा, एक इधर रखा। वो सब क्या डायरेक्ट करने के लिए होता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा हो, ये साउंड भी इधर है, ये भी लाइक लाइट ओनली। ओके, फिर इसलिए आप देखते हो कि साउंड में जो स्पीकर होता है वाइब्रेशन का, उसके पीछे से एक मेम्ब्रेन टाइप रहता है। वो मेम्ब्रेन क्या करता है, वो मेम्ब्रेन ऐसा काम करता है कि ये जितनी भी रैंडम वेव ऐसे जनरेट करेगा, आगे तो जनरेट करने ही वाला है, इधर जितनी भी जनरेट करेगा वो सारी भी फ्रंट साइड रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर? तो जैसे लाइट होता है वैसे ही ये भी रिफ्लेक्ट वगैरह करेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि लाइट भी लिख सकते हैं, तो और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साउंड भी बोल सकते हैं। समझ आया? यस सर। तो लाइट की तरह साउंड वगैरह भी एक्यूमुलेट हो सकता है। तो इस पे बेस्ड दो फिनोमिनाज हैं जो हमें पूछी जाती हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस फिनोमिनाज आर, नंबर 1 इको। अच्छा, दोनों वर्ड मैं समझा देता हूँ पहले, फिर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। दो वर्ड्स को लेकर कंफ्यूजन रहती है हमेशा, इको और रिवर्बरेशन। क्या? इको एंड रिवर्बरेशन, दोनों में डिफरेंस समझ लो, फिर आगे मैं लिखा देता हूँ पूरा। 1 मिनट अच्छे से ध्यान दे लो, 1 मिनट बस समझ लो। आप बुक में कहीं पे भी पढ़ लो, आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं आने वाली कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। आगे हम लिख लिख के पूरा पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। समझना, यहाँ पर कोई एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन कोई एक साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है? सपोज इस पर्सन ने बोला हेलो, डेफिनेटली इस पर्सन को सुनाई दे गया वो साउंड। अच्छा, क्लियर? अब देखना, अब हुआ क्या कि मान लेते हैं ये पर्सन बार बार हेलो बोल रहा है, हेलो 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 हेलो, ऐसे कई बार बोला इसने, लेट्स से 5 टाइम्स बोला। क्या बोला? 5 हेलो। टाइम्स। हाँ, हेलो बोला। अब यार ये जो पर्सन बी है ना, इसके जो ईयर है उस पे साउंड जा रहा है। अब ईयर की फंक्शनिंग नहीं बताने वाला मैं, साउंड जा रहा है, वो माइंड को सिग्नल देता है और इंटरप्रेट करता है। इस पूरी प्रोसेस में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, सबके लिए ये अलग होता है। क्या किया जाता है, एज 10 ईयर्स टू 40 ईयर्स का एवरेज लिया गया, 10 ईयर्स टू 40 ईयर्स। अब ये मत बोलना सर 50 ईयर्स वाला है उसको कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करेगा यार। तो इनका जो एवरेज लिया गया तो पता चला इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 0.1 सेकेंड, जिसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या? रिलैक्सेशन टाइम। अब समझना, इसका मतलब ये है कि सपोज ये आपका मेम्ब्रेन है, साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है। तो जब ये वाइब्रेशन इसे हिट करेंगे, ये उस वाइब्रेशन को इंटरप्रेट करेगा, माइंड को सिग्नल भेजेगा और बताएगा कि ये चीज है। ठीक? अब समझना, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है। अगर आपने बोला हेलो, तो ये सिग्नल गया माइंड के पास और उसने आंसर किया कि ठीक है हेलो बोला गया है। सोचो आपने हेलो 5 टाइम्स बोला, तो ये 5 टाइम्स सिग्नल देगा माइंड को, बताएगा कि यार 5 टाइम्स बोल दिया गया हेलो। आप समझ जाओ, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है या नहीं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली? यस सर। Yes, sir. अब डिफरेंस देखा, सपोज इस पर्सन ने बोला हेलो हाउ आर यू, ओके, ये बोला, क्वेश्चन मार्क नहीं बोला, सिर्फ हेलो हाउ आर यू बोला। अभी सोचो इसमें ईच वर्ड के बीच में गैप बहुत कम है, 0.001 सेकेंड है, जल्दी से बोल दिया, तब भी इसे पूरा माइंड इंटरप्रेट कर लेगा। तो मतलब ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, अगर आप कंटिन्यूअस कोई डेटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती माइंड को समझने में। ये माइंड का इंटरप्रिटेशन टाइम होता है किस चीज के लिए, सेम डेटा। अगर आपने सेम डेटा मल्टीपल टाइम भेज दिया तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब अगर मैंने हेलो हाउ आर यू, इससे मैंने 0.001 सेकेंड में भी बोल दिया, क्या हमारा माइंड उसे समझ पाएगा या नहीं? यस, यस। समझ लेगा। लेकिन अगर मैंने 4 टाइम्स हेलो ही भेज दिया, इवन 0.1 सेकेंड में भेज दिया, मेरा माइंड समझ ही नहीं पाएगा, वो तो सिर्फ एक बार ही समझ पाएगा। सोचो मैंने 2.2 सेकेंड में भेज दिया, जल्दी से 2 बार 4 बार हेलो बोल दिया,
मेरा माइंड कितने हेलो समझ पाएगा? 2 तो क्या इसका मतलब 4 टाइम्स बोला नहीं गया क्या? बोला गया, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। अब समझना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अब समझना क्या बताना चाह रहा हूं कि चलो इसे वेव फॉर्म में देखते हैं। मान लेते हैं कि ये टाइम है और हेलो एक वेव है, ये ठीक। आपने एक हेलो बोला और दूसरा हेलो बोला, दूसरा हेलो बोला। अगर इन दोनों के बीच का टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे हेलो सुनाई देंगे। अगर ये टाइम 0.1 से कम है तो फर्क क्या पड़ेगा? दूसरा हेलो आ जाएगा बीच में, तीसरा हेलो आ जाएगा बीच में। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तो ये माइंड को समझ नहीं आएगा। अब पॉइंट ये है कि आप 4 बार हेलो क्यों बोलोगे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो अब हम सोचते हैं कि आपने एक बार ही हेलो बोला, बट हमारे कान के पास में भी ये 4 टाइम्स पहुंच सकता है। कैसे? जहां पर आप बोल रहे हो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रूम। इसका मतलब ये आपका हेलो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर भी तो पहुंच जाएगा ना इसके पास। इसका मतलब आपने बोला एक बार हेलो, बट 4 प्लेसेस से रिफ्लेक्ट होके और 4 टाइम्स आ गया। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये बताओ जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगा तो क्या सेम इंटेंसिटी से आएगा? नहीं. नहीं सर। नो। तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो बाद के फिगर हैं ये पूरे बनाने चाहिए क्या मुझे? नहीं। नहीं। तो जब मैं खुद जनरेट करूंगा तो सारे फिगर सेम बनेंगे, माइंड को कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये डिफरेंट जगह से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो डेफिनेटली इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब देखना काम की बात आ गई। अब इसका मतलब हुआ पहले हेलो और दूसरे हेलो में डिफरेंस है। दूसरा हेलो क्या है? वीक है ना? क्योंकि यस वो सर। रिफ्लेक्ट होके जल्दी से आ गया है, 0.1 सेकंड से पहले ही हमारे पास आ गया है। इसका मतलब हमारे माइंड को एक तो हेलो तेजी से सुनाई देगा, लेकिन नेक्स्ट जो है कम कम सुनाई देता जाएगा। सो बेसिकली ये है आपका जो हेलो का स्टार्ट और जो एंड है वो इतनी देर तक चलेगा। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड। मतलब कोई साउंड जनरेट हुआ और वो तुरंत नहीं खत्म हो गया, थोड़ी देर तक आपके माइंड में फील हुआ। ये म्यूजिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब थिएटर्स में देखते हो ना, थिएटर्स में कभी फील करो जब जो भी मूवी चल रहा होता है तो साउंड देखो बहुत देर तक फील होता है, जिसको बोलते हैं थिएट्रिकल फीलिंग। तो वो जो बहुत देर तक फील होता है उसी चीज को क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। अब सोचो रिवर्बरेशन इतना ज्यादा हो जाए कि आपने हेलो बोला और बहुत ज्यादा देर तक रह गया, तो फिर दूसरा वर्ड बोलने की टाइम नहीं मिलेगी ना। समझ आया? तो ज्यादा रिवर्बरेशन खराब है, थोड़ा रिवर्बरेशन अच्छा है, ज्यादा रिवर्बरेशन खराब है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सपोज हेलो, इतनी देर तक रहा हेलो, तो ये थोड़ा ठीक लगेगा। जो मैंने सेकंड बोला लाइक दिस हेलो, ये और एक है हेलो, तो दूसरा वाला बहुत ज्यादा देर तक रिवर्बरेट हुआ है ना। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इतना अगर मूवीज में होने लग गया तो फिर मतलब समझ गया ना यार, गड़बड़ हो गई ना। तो मतलब रिवर्बरेशन अच्छा है कंपेयर टू फ्लैट साउंड। मैंने बोला हेलो, आपको ज्यादा फील नहीं आएगा। म्यूजिकल फील देना है तो हेलो, ये म्यूजिकल फील हुआ। और बहुत देर तक परसिस्टेंस हुआ हेलो, ये बेकार हो गया। सो ये बहुत ज्यादा रिवर्बरेशन हो गया। सो थिएटर में रिवर्बरेशन अच्छी चीज है, बट क्या होना चाहिए उसे? कंट्रोल। डन? यस सर। यस तो यार रिवर्बरेशन समझ आया कि नहीं? अच्छा, Yes, sir. अब आ जाते हैं मिसकॉन्सेप्शन, जो कि हमेशा हमें लगा करता है कि हम हर चीज को ही इको समझते हैं। तो आपने कभी सुना है थिएटर में अगर बहुत ज्यादा ऐसे साउंड जनरेट होता है तो आप क्या बोलते हो? थिएटर अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा इको हो रहा था। क्या वो इको हो रहा था क्या? नहीं, बहुत ज्यादा वहां पर क्या हो रहा है? रिवर्बरेशन हो रहा है। रिवर्ब।
आप अगर सस्ते वाले थिएटर में जाओगे, मतलब सस्ते वाले मतलब जहाँ पे आगे बताता हूँ, ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता, तो वो उतना अच्छे नहीं रहते, वहां पे वॉल प्लेन रहती है, प्लेन वॉल रहती है तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा बार आएगा ना आपके पास, तो बहुत देर तक रहेगा। तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम एब्जॉर्बर लगा के रखते हैं। तो आप पीवीआर वगैरह में देखोगे तो वहां पे कर्टन्स वगैरह लगे होते हैं, बहुत ज्यादा पूरी वॉल पे, हर जगह, हर सरफेस पे जो है मैट टाइप का एक सरफेस होता है रफ, जो कि साउंड एब्जॉर्ब करता है, जिससे रिवर्बरेशन क्या होता जाए, कंट्रोल। कंट्रोल। कंट्रोल होता जाए। ठीक, वो कैलकुलेट करके रखते हैं। तो साइज ऑफ थिएटर के अकॉर्डिंग उन्हें पता होता है कि कितना रिवर्बरेशन हमें चाहिए, आगे फॉर्मूला बताऊंगा मैं। ठीक है, अब बात करते हैं इको। इको और रिवर्बरेशन में क्या डिफरेंस था? इको मतलब होता है, रिवर्बरेशन क्या था, साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा था, अगर पहले आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी, परसिस्टेंस रह रहा था, साउंड देर तक रह रहा था। इको मतलब होता है कि अगर रिफ्लेक्ट होके 0.1 सेकंड के बाद आया तो हमारा माइंड तो इसे फिर से न्यू हेलो जैसा रीड करेगा ना। यस सर। तो इसका मतलब एक बार हेलो बोला किसी ने और वो दोबारा सुनाई दे जाए, परसिस्टेंस नहीं, नया वाला हेलो फिर से सुनाई दे जाए, दैट इज कॉल्ड इको। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम गैप अब ज्यादा है, तो पहला हेलो ये हुआ, दूसरा हेलो ये, तीसरा हेलो ये, सारे सुनाई देंगे, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इको। मतलब इट इज लाइक हेलो हेलो हेलो, ऐसे 3 टाइम्स सुनाई दिया। तो कुछ थिएटर्स इतने बेकार होते हैं कि वहां पे रिवर्बरेशन के साथ साथ क्या आ जाता है, इको। एको भी आ जाता है। ठीक है, तो इको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस समझ आया। इको कब होगा? डेफिनेटली इको होने के लिए फॉर श्योर ये गैप 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर ना? Yes, sir. इको मतलब सेम साउंड फिर से सुनाई दे दे, और रिवर्बरेशन मतलब एक जो साउंड है वो देर तक आपके ईयर में रहे, परसिस्टेंस। भाई समझा या नहीं? यस सर। Yes, sir. कितनी कितने दिन में भूल जाओगे ये इको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस? यार भूलना तो नहीं चाहिए, वैसे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं चीजों को, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर इको की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट्स द प्रोसेस इन विच we hear a sound multiple times. After reflecting from any surface. Okay, मतलब इको क्या है? सेम साउंड आपको रिफ्लेक्ट होके मल्टीपल्स टाइम, पूरा क्लियरली मल्टीपल्स टाइम सुनाई दे रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं इको। समझ आया ना इको किसको बोलते हैं? अब इको की मेन सबसे खास बात है द नॉर्मल। अगर मैं बात करूं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है ह्यूमन ईयर का? 0.1 सेकेंड। 0.1. यस, सो इट इज 0.1 सेकेंड। तो इससे पहले अगर साउंड आ गया तो काम बन जाएगा, वो हमें दिखेगा, इको जैसा फील होगा। अगर इससे पहले आ गया, इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड, इफ द सेम साउंड, याद रखना सेम वर्ड, अगर डिफरेंट साउंड है तो कोई टेंशन नहीं होती माइंड को। रिफ्लेक्ट, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये सेम टाइप के वाइब्रेशन के लिए है। इफ द सेम साउंड if the same sound comes
ओके, सो ये सिंपल सा क्राइटेरिया था। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। 1 second. तो बना लेते हैं यार कि अगर मान लेते हैं एक पर्सन है, वो कोई साउंड जनरेट करना चाहता है, मान लेते हैं ये पर्सन है और कोई साउंड जनरेट कर रहा है किसी वॉल पे, लेट्स से ये वॉल है। तो सिंपल सी बात है, वो अपनी वॉइस का इको कब सुन पाएगा, जब वो यहाँ से एक साउंड जनरेट करेगा। मान लेते हैं ये साउंड वेव है, आगे जनरेट किया, ये अपना सोर्स है। सिंपल है कि अगर ये कितना टाइम ले ले रिफ्लेक्ट होके आने में, यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है t, तो मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। मिनिमम टाइम गैप 0.1 सेकेंड, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस टोटल कितनी कवर की, d प्लस डी, टोटल डी कवर की ना। 0.1 सेकेंड ऐसा थोड़ा ना हुआ कि सिर्फ गया ही, पूरे टाइम में जाकर वापस आने में 0.1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम बात करें कि लेट्स से एट 20 डिग्री सेल्सियस वी साउंड डिफरेंट है, मतलब कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यूजुअली क्या रहता है, 0 डिग्री के लिए लेते हैं, 0 डिग्री के लिए कितनी होती है 320, बट बहुत सारे बुक्स में, सॉरी 0 डिग्री के लिए 332 होती है। सो कुछ लोग 332 लेके कर लेते हैं। अगर हम बात करें 20 डिग्री के लिए, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.6 टाइम्स ऑफ 20, याद है ना। हाँ, सो 0.6 ऐड करें तो मतलब नियरली 12 ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 344, क्लियर। सो ये हो जाएगी 0.6 इंटू 20, सो ये हो जाएगी नियर अबाउट 344 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे पता है कि 0.1 की बात है, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, तो डिस्टेंस अगर बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 344, नॉर्मल टेम्परेचर हमने लिया हुआ है, और टाइम कितना लगा 0.1 सेकेंड। सो कितनी आ गई ये डिस्टेंस 34.4, बट ये डिस्टेंस है 2d, सो d कितना हो गया, d विल बी दिस बाई 2, 17.2. इसका मतलब 17.2। so you can say at normal temperature 17.2 is the minimum distance required to get an echo। अगर इससे पहले होगा तो साउंड पहले आ जाएगा ना, ठीक। तो इको मतलब क्या है, मतलब ये एक साउंड है, ये बहुत सारे सरफेस हैं, तो ये यहाँ पर आ गया आपके पास, सुन लिया आपने, ये क्या हो गया इको, अगर इतने टाइम बाद आया, ठीक। और अगर सोचो साउंड मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको मल्टीपल इको सुनाई देंगे। सो अगर मैं टर्म बोलूं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे प्लेसेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस कहीं पर भी 17.2 से कम है, तो क्या आपको इको सुनाई देगा, क्या नहीं, समझ आया। तो इको और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या होगा कि इको इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस, ओके। मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज जस्ट एन रिफ्लेक्शन, ओके। Yes. ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, चाहिए तो कंडीशन फॉर इको, फॉर इको, इको के लिए क्या कंडीशंस रहेंगी, नंबर 1 सिंपल, क्या, डिस्टेंस शुड बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, 17.2. yes, so distance of reflecting objects should be greater than
17.2 मीटर। अच्छा, तो आप ध्यान देते हो, आप एक हॉल होता है, एक जो ओपन रूम होता है, आप वहां पर बात करते हो, कुछ बोलते हो, तो आप बोलते हो ना कि यार ये आवाज बहुत ज्यादा इको हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इको हो रहा है। क्या आपको इस तरीके से सुनाई देता है क्या कि आप हेलो बोलते हो तो 5 टाइम्स हेलो सुनाई दे जाता है? नहीं, ये नहीं सुनाई देता है, परसिस्टेंस रहता है, हेलो बहुत देर तक वहां रहता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो रियल में वहां पर क्या हो रहा होता है? Reverberation. रिवर्बरेशन हो रहा होता है, वहां पर एको नहीं हो रहा होता है। एको के लिए मिनिमम रूम आपका 17.2 मीटर। आपको समझ आ रहा है 17.2 मीटर कितना होगा? नियर अबाउट इसे फीट में कन्वर्ट करें अगर, तो 3.3 के अराउंड, 3.1 क्या, हाँ, सो नियर अबाउट 3.3, सॉरी 3.3 करेंगे, सो मतलब 50 फीट होना चाहिए। 50 फीट काफी होता है, काफी बड़ा हॉल हो जाता है अगर 50 फीट देखें। ओके, ठीक है। तो नंबर ये पॉइंट है कि मेन चीज तो है डिस्टेंस, उसके बाद क्या होना चाहिए? साइज, किस टाइप के ऑब्जेक्ट से रिवर्बरेट होगा। तो अगर बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है तो रिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। रिफ्लेक्शन इतना कम हो जाता है अगर छोटा सा पार्टिकल है कि आप तक आने ही नहीं वाला है इको। तो दूसरी प्राइम कंडीशन क्या है कि जिन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या होने चाहिए? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी greater than the wavelength of sound. ओके, सो यूजुअली बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, क्या? एयर पार्टिकल्स, डस्ट, या फिर हम नॉर्मल सी ऑब्जेक्ट्स की बात करें, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इको में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। अच्छा, एक और चीज, सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग बहुत ज्यादा है तो भी इको होगा। सोचो आप रिफ्लेक्टिंग नहीं, बहुत ही रफ सरफेस ले लो, तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पता चला 100 आई और इसने 70 एब्जॉर्ब कर ली, तो इको जो फील होगा वो 30% ही फील होगा ना, मतलब बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर ना? आप फील ही नहीं कर पाएंगे, पहले के बाद तुरंत 70, फिर नियरली 0। हाँ, समझा? सो थर्ड पॉइंट है क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी very smooth. ओके, अच्छा एक चीज, अगर आप रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ले लें, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, तो फिर सरफेस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर स्मॉल है, लाइक आप बात कर रहे हो चेयर है, चेयर से साउंड कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर उसे स्मूथ होना जरूरी है। लेकिन अब आप एक बड़े से हिल की बात कर लो, माउंटेन की बात कर लो, तो क्या वो स्मूथ होते हैं क्या ऐसे? नहीं, लेकिन वहां पर आपको इको इनफ सुनाई देता है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी वेरी स्मूथ इफ it is small. Clear? In case of mountains or hills, क्या बताएं, क्लियर है या नहीं? यार ये समझ आया कि नहीं?
Yes, sir. ओके, चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इस इको वाले फॉर्मेट को कैसे यूज किए जाते हैं। अच्छा, इस पे कई थ्योरेटिकल एग्जांपल होते हैं कि कहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज होता है। एको की बात नहीं कर रहे हैं हम, एको नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ पे यूज होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने में काम आता है। आपके पास कोई एक सोर्स है, आपने साउंड वेव जनरेट की, आपने देखा कि ये सरफेस को हिट किया और साउंड वेव रिफ्लेक्ट आ गया आपके पास। तो आपने क्या कैलकुलेट किया, क्या आपको टाइम पता है कि इसे कितना टाइम ट्रेवल करके लगा और आपको इसको v पता है, तो आप यहाँ से d निकाल सकते हैं ना। 2d विल बी स्पीड इनटू टाइम। सो बेसिकली किस काम में आता है ये, इसे सोनार डिस्टेंस कैलकुलेट करने में सोनार सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस काम में आता है, ये दूर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने में काम आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। पर्सन hears echo after each 1 second. Then find the distance between the walls. Speed of sound दिया है सपोज 340। फिर अब देखो 340 दिया है तो फिर वो 17 मीटर आती, समझ आओ ना, अगर वो जो हम मिनिमम देख रहे थे, तो वो स्पीड ऑफ साउंड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। सपोज देखें ये सिनेरियो, ये क्या है, वॉल है और यहाँ पर वो पर्सन है। ठीक है, वो पर्सन है, अभी हो क्या रहा है, ये पर्सन कुछ साउंड जनरेट करेगा, तो साउंड जनरेट करेगा तो दोनों वॉल से क्या आएगी, रिफ्लेक्शन आएगी। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड उसे इको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट इको किससे सुनाई देगा, किसी एक वॉल से सुनाई देगा। तो फर्स्ट इको सुनाई देगा t इज इक्वल टू 1 पर, सेकेंड इको कहां पर सुनाई देगा, t इज इक्वल टू सेकंड वॉल 2 पर। तो प्रॉब्लम ये है कि उस पर्सन से थोड़े ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो मतलब ऐसा थोड़े ना होगा कि ये पर्सन ने यहाँ से साउंड जनरेट किया, इसके पास आ गया, ये हुआ फर्स्ट इको, अब दोबारा इससे फिर रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ जाएगा, ये नहीं होने वाला। इसका मतलब ये साउंड कहीं और जाके रिफ्लेक्ट होगा। समझ आया? अच्छा, प्रॉब्लम देखना कि अगर आपने बोला कि ये x डिस्टेंस पे, तो फिर ये 1 सेकंड बाद रिटर्न आएगा, तो इसे भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर ये x होगा तो आफ्टर 1 सेकंड तो 2 इको सुनाई दे जाएंगे ना, जबकि उसे इको क्या सुनाई दे रहा है, 1-1 सेकंड के बाद में सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली वो सिमेट्रिक पोजीशन पर नहीं है, किसी एक वॉल के वो पास में है, किसी एक वॉल के वो पास में है। और उसने क्या किया, यहां से एक साउंड जनरेट किया, तो सबसे पहला साउंड इस वॉल से सुनाई दिया, ये हुआ क्या, फर्स्ट एको। जबकि उसका साउंड जो पीछे वाली वॉल पर गया वो रिटर्न होके आराम से आएगा। तो अगर ये फर्स्ट साउंड था, फर्स्ट सेकंड पे इको आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड। क्लियर? तब तक क्या होगा, ये जो रेड वाला साउंड है, ये रेड वाला आगे जाएगा और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। समझ आया इको कैसे कंटिन्यूअसली सुनाई दे रहे हैं? तो बताओ रेड वाला रिटर्न होके पहले आ जाएगा या ग्रीन वाला? रेड वाला। ग्रीन। अरे रेड वाला इतना दूर जाएगा ना पहले, थर्ड एको की बात कर रहा हूँ। थर्ड कौन सा सुनाई दे जाएगा, ये वाला, और फिर वो ग्रीन वाला रिटर्न आएगा, वो उसे सुनाई देगा फोर्थ एको। तो मतलब बेसिकली अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात करें, और ये बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, तो फर्स्ट इको मतलब मान लेते हैं दोनों वॉल की डिस्टेंस क्या है, पहले वॉल की डिस्टेंस है x और दूसरे वॉल की डिस्टेंस y। सो बिकॉज फर्स्ट इको आफ्टर
1 सेकेंड। सो इसका मतलब x कितना आ जाएगा, v इंटू t। सो v कितना है 340 और कितनी देर बाद, 1 सेकेंड बाद। तो कितना आंसर आ गया 340। अब यहाँ पर गलती हो गई, क्या क्या हमने v इंटू टी से जो 1 सेकेंड से टाइम निकाला, क्या वो x है या 2x है? 2x है। ध्यान देना यार, गलती नहीं करना है, वो 2x है। तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा 170 मीटर, ठीक। बिकॉज सेकेंड एको आफ्टर 2 सेकेंड। सो ये फर्स्ट एको मान लेते हैं वॉल 1, और ये डेफिनेटली सेकेंड एको क्या होगा वॉल 2 से। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी 2 y, इट विल बी v इंटू टी, और कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड। सो y की डिस्टेंस कितनी है 340 मीटर। तो समझ आया कि यार इको वाले जो क्वेश्चन है वो मोर ऑफ अ कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई क्या x प्लस y, मतलब कितनी 170 प्लस कितना 510। तो इको के क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक यूज करते रहना पड़ेगा, ओके। क्लियर ना एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एको हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है, क्या है, सो इट इज अ परसिस्टेंस ऑफ साउंड, सेम साउंड। क्या है ये, so it is a persistence of same sound for a longer time। क्लियर ना? इसका मतलब ये होगा आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, persistence of same sound after multiple reflections for a longer time। इसे बेस्ट इस तरीके के ग्राफ से हम समझ लेते हैं। मुझे लगता है ये ग्राफ से आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि अगर ये एक साउंड है, ये कोई एक साउंड है, so this is original sound, ओरिजिनल साउंड। ये बेसिकली साउंड पल्स या साउंड वेव को दिखा रहा है ये डायग्राम, मतलब फिर ये उसका क्या है नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड साउंड। ये क्या है रिफ्लेक्टेड साउंड। ये 0.1 सेकंड से अगर पहले आ गया हमारे पास में, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे देर तक साउंड का परसिस्टेंस रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक रहा परसिस्टेंस ऑफ साउंड। समझ आया कि नहीं? यार ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। पूरा लिख दें क्या इसमें या समझ आ गया यार? सो इसका मतलब ये है
कि if the same sound comes before 0.1 second after reflection, then it will fade slowly in our mind. Okay, or our mind will interpret it fading slowly. ठीक है, सो ये फिनोमेना हो गया रिवर्बरेशन। सो इसका मतलब ये है कि रिवर्बरेशन से प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब कब होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिफ्लेक्शन ही नहीं लेके आ रहे हो, अगर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगोगे तो काम बन जाएगा आपका। मतलब अगर मैं बात करूं क्या कि हायर एब्जॉर्प्शन will result in less reverberation। इसलिए हमें क्या करने पड़ते हैं, जो रूम वगैरह जो ओपन, जहाँ पे म्यूजिकल कुछ भी पार्ट रखना होता है, वहां पे क्या करते हैं, वहां पर एब्जॉर्प्शन के लिए चीजें रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहता है, अच्छा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मतलब कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है या डिराइव फॉर्मूला नहीं है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है। अरे यार, क्या फर्स्ट टाइम वर्ड सुन रहे हो एम्पिरिकल। एम्पिरिकल फॉर्मूले होते हैं जो फॉर्मूले एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोग एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब सपोज कुछ किसी भी टाइप का टाइम डिफाइन कर दिया कि 0.3 इंटू सम कुछ वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ टाइप पे। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, एक्सपेरिमेंटली देखा कि यार टाइम यूजुअली ये आंसर आता है। अगर ये एक लॉ होता तो फिर ऑल टाइम यही आंसर आता, बट एक्सपेरिमेंटली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया तो ये कंक्लूजन निकाल के दे दिया गया कि यार रफली ये आंसर होगा। तो यार परसिस्टेंस ऐसी चीज है कि आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स इसका हमेशा आइडिया क्या आया होगा, एक एम्पिरिकल आइडिया आया होगा। तो ये टी क्या है, टी को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम का मतलब है कितनी देर तक टाइम, मतलब कितनी देर तक रिवर्बरेशन रहेगा। सो इसे हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, ये क्या है, परसिस्टेंस टाइम, मतलब कितनी देर तक साउंड रहेगा। तो हमें ये करना है कि यार एक दो बार में ही खत्म हो जाए, समझ आया ना, वरना फिर क्या लगेगा, नेक्स्ट वर्ड को सुनने का हम पे टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये टाइम हमें कम करना होता है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो कैसे कम करेंगे, वी किस बात को बताता है, वी बताता है वॉल्यूम ऑफ वो एरिया या हॉल जहां पे हम साउंड क्रिएशन की बात कर रहे हैं। सो वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ हॉल जहां पे थिएटर वगैरह की बात हो रही। एस क्या है इसका, इफेक्टिव सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया इफेक्टिव। इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, इफेक्टिव का मतलब है इंक्लूडिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। मतलब समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज एक ओपन हॉल है, सो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये कोड आउट क्या। अच्छा सोचो यहाँ पे हमने बेंचेस लगा दी, तो सरफेस एरिया अब इफेक्टिव कितना हो गया, समझ आया कि नहीं। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, ये मान लो एक थिएटर की बात हो रही है, हॉल की बात हो रही है,
तो वहां पर जब लोग नहीं बैठे, बहुत कम लोग हैं, तब आपको और देर तक साउंड परसिस्ट होगा। लेकिन सोचो आप जब वहां पर और बहुत ज्यादा लोग आ गए, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो फिर क्या आएगा? सरफेस एरिया ओवरऑल इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो पता है जो उनकी डिजाइन होती है वो पूरे हॉल और जो वहां पर चेयर्स हैं सिर्फ उनको ही काउंट करके रखी जाती है कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड क्या है? कम है। मतलब अगर बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उससे थोड़ा सा म्यूजिक क्वालिटी कम हो जाएगी, डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन कहाँ से बढ़ा के रखा है? अदर सरफेसेस में बहुत ही अच्छा कोटिंग करके रखा हुआ है कि वहां पर एब्जॉर्बर रहे, रिफ्लेक्शन के चांसेस कम रहे। क्लियर? तो ऐसा मतलब इफेक्टिव एरिया मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबका सरफेस एरिया। और ये क्या है? कोई बताया यार? ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्या? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्लियर है नहीं? तो आज साउंड के रिफ्लेक्शन की चीजें समझ में आई कि नहीं? स्ट्रिंग में हमने देखी जो चीजें, फिर साउंड में जो भी इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने देख ली। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, सोनार वगैरह, ये सोनोग्राफी कैसे होती है, ये सब नहीं मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही वेल नोन और मतलब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ओके, चले नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट एक बहुत ही अच्छी फिनोमेना होती है। एक साइंटिस्ट थे डॉपलर, उन्होंने ही इस इफेक्ट को अपने नेम पर दिया हुआ है। क्या? डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, ठीक है? देखें क्या होता है। अच्छा एक चीज है, डॉपलर इफेक्ट आज मैं समझा देता हूँ, कल मैं सीधा किस पे बात करूंगा? डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, सॉल्विंग पे बात करूंगा, या फिर कल ही एक्सप्लेन किया जाए इसे? बताओ। चलो ठीक है, कोई आंसर नहीं है एज यूजुअल। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, कल इन डिटेल समझ लेंगे। डॉपलर इफेक्ट एक बहुत ही इतनी अच्छी फिनोमेना है। अगर हम बात करें कि ये एक पर्सन है, इसने एक साउंड जनरेट किया और आप यहाँ पर है, आपने साउंड एयर किया। सो मुझे पता है क्या कि मीडियम यहाँ पर कोई बदला क्या? नहीं। इवन मीडियम बदल भी जाएगा तो कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी। बट एक सिनेरियो देखने को मिलता है, पता नहीं आप लोगों ने ऑफ कोर्स नहीं ऑब्जर्व किया होगा, फिर भी मैं बताता हूँ, शायद कभी ऑब्जर्व करें। बहुत ही ध्यान चाहिए होगा, पेशेंस चाहिए होगा। मॉर्निंग टाइम पे नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, नाइट टाइम पे ही ऑब्जर्व होगा वो। अगर आप कभी स्टेशन से ट्रेन वगैरह लेने जाते हैं नाइट पे, तो आप एक चीज नोटिस करें कि ट्रेन एक हॉर्न ब्लो कर रही होती है, मतलब यूजुअली करती है नाइट में, ठीक है? तो जब स्टेशन पर आती है और वो हॉर्न ब्लो कर रही होती है, तो आप जब उस हॉर्न को सुने, आप उस हॉर्न को सुनेंगे, तो जैसे ट्रेन आपके पास आ रही होती है, सो ऑफ कोर्स हॉर्न का साउंड क्या होने लग जाता है? Loud. बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल लाउड होने लग जाता है। आप एक चीज नहीं नोट करते कि उस साउंड का क्वालिटी भी बदलने लगता है। क्वालिटी इन द सेंस मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो साउंड जितना क्लोज आपके आने लगता है, शार्प होने लग जाता है। ये डॉपलर ने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम। तो मतलब आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आपको लग रहा है कि जब पास आएगा तो साउंड क्या सुनाई देगा? लाउड। लाउड के लिए कुछ समझाने की जरूरत है क्या कि लाउड क्यों सुनाई देगा? डिस्टेंस कम हो रही है बीच की, तो ऑफकोर्स इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाउड सुनाई देगा। क्लियर है नहीं? Yes, sir. लेकिन शार्प सुनाई देने लग गया, ये तो एकदम स्टोरी बदल गई। शार्प मतलब पिच बढ़ गई, मतलब क्या बढ़ गई? फ्रीक्वेंसी। और मैंने स्टार्टिंग बताया था कि यार किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती, चेंज ही नहीं होती। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। याद है? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। तो अगर इसने कुछ नहीं बदला तो आपको फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, बट
डॉपलर ने ये बताया कि हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी हर जगह वही है, बट ये जो पर्सन फील करेगा दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल चेंज, इसलिए वहां पर क्या आता है, शार्पनेस आता है। सो डॉपलर ने ये बताया कि यार रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्लोज आएगा तो वो फ्रीक्वेंसी क्या फील होने लगेगी, ज्यादा फील होने लगेगी। समझा? यस सर। हाँ, अब इसको इन डिटेल बात करेंगे कि क्या होगा जब सोर्स चल रहा होगा, क्या होगा अगर सोर्स नहीं ऑब्जर्वर चल रहा होगा, क्या होगा अगर दोनों मूव हो रहे होंगे। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कैसे आएंगे। बट ये कंफर्म है कि डॉपलर इफेक्ट बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो इसने बहुत ही नई चीज बताई कि फ्रीक्वेंसी, हमें अभी तक लगता था कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक सेम फ्रीक्वेंसी जाती है, बट देयर इज अ रिलेटिव चेंज। और वहां से एकदम बड़ा रिवोल्यूशन आ गया। क्या कि सपोज एक सन है और हमने उससे आने वाले एमिशन को रीड किया, तो हमने वेवलेंथ रीड की होगी। अच्छा बताओ, मीडियम बदला क्या? नहीं। तो वी बदला क्या? नहीं। एफ बदला, मतलब क्या बदल गया? लेमडा। इसका मतलब अगर सन से आने, सन नहीं, किसी स्टार से, बहुत दूर के स्टार से आने वाले रेडिएशन को हमने रीड किया कि ये रेड कलर का है, बट वो रियल में रेड नहीं है, उसका लेमडा ही बदल गया है, क्योंकि सारे स्टार्स और सब कुछ क्या है, मूविंग स्टेट में। तब डॉपलर ने ये बात बताई और वहां से एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया आया कि अच्छा, रियल में कलर कुछ और था, हमें फील कुछ और हुआ है, तो हम इसे लॉन्गर पीरियड के लिए चेक करते हैं और वहां से रिकैलकुलेट करते हैं किस चीज को, इसकी स्पीड को। वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि ईच एंड एवरी गैलेक्सीज आर एक्सपेंडिंग, क्योंकि सब लोग कहाँ तरफ जा रहे हैं, आउटर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इसका मतलब सबकी स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। सो इससे पता चलता है कि गैलेक्सी एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि गैलेक्सी के सारे मासेस आउटर साइड में स्पीड कैरी कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं कि यार डॉपलर इफेक्ट कितनी बड़ी बात है? यस सर। हाँ, ठीक है। ज्यादा टेंशन तो खैर तुम लोग लेते ही नहीं हो, कोई बात नहीं, हमें दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम साउंड के लिए डिस्कस करेंगे और लाइट वाले चैप्टर में ऑफ कोर्स लाइट के लिए डिस्कस करेंगे। बट लाइट के लिए मैं डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर इस चैप्टर पे भी बता दूंगा, क्योंकि बुक्स में कई बार क्वेश्चन दोनों के ही मिल जाते हैं। साउंड के साथ साथ किसका क्वेश्चन मिल जाता है? लाइट का। तो मैं लाइट का भी यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा और लाइट वाले चैप्टर में तो करूंगा ही। ठीक है, चलिए, तो यार आज के लिए इतना था। डॉपलर इफेक्ट का एटलीस्ट आपको आइडिया आया कि अगर ऑब्जेक्ट और सोर्स, क्या है डॉपलर इफेक्ट, ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में स्पीड आ गई, मतलब उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो गई, तो वहां पर डॉपलर इफेक्ट आएगा। और ये बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो अलग होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। क्लियर ना? ठीक है, तो एक चीज याद रखना, शीट आप पूरी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बात की, कल थर्सडे से शीट डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। शीट आप पूरा 1 to 150 कर लो, सारा कुछ कवर कर दिया है, सिर्फ अभी क्या बचा है, डॉपलर। और डॉपलर के बाद हाँ, एक फिनोमेना और बची हुई है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। याद है एसएचएम में हमने पढ़ा था, एक एसएचएम दो एसएचएम मिलेंगे तो फिर क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या बनेगी, SHM। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो एसएचएम तो नहीं बनेगी, बट पीरियोडिक रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा क्या, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है। तो अभी हम एक पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट, उसके बाद सिर्फ हमें पढ़ना है कि अगर दो वेव आएंगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो क्या होगा। सुपर इम्पोज होंगी तो वो बहुत अच्छी अच्छी तीन फिनोमिना को जनरेट करेंगी। नंबर वन, पहले का नेम क्या है, इंटरफेरेंस। ठीक, दूसरे का नेम है बीट्स और तीसरे का नेम है स्टैंडिंग वेव्स। क्लियर? एक लेक्चर इन दोनों को लगेगा और अकेले इसे 2 लेक्चर्स लगेंगे।
क्योंकि स्टैंडिंग वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी समझ आया कि क्या क्या बाकी है वेव में, डॉपलर इफेक्ट और वेव का सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब एक तो सिंपल देख लो कि आप दोनों वेव मिलेंगी तो क्या होगा, और ये 3 अच्छी सी फिनोमेनाज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होगा। क्लियर है ना वेव सबको? यस सर। हाँ Yes. ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि अभी ये 3-4 सेक्शन बाकी हैं, और संडे को टेस्ट में क्या रहेगा, होपफुली संडे को टेस्ट में रहेगा बीट्स तक, सिर्फ स्टैंडिंग वेव नहीं रहेगा। आप समझ गए कैसे, एक लेक्चर डॉपलर, एक लेक्चर इंटरफेरेंस एंड बीट्स। सो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तक जो भी कवर रहेगा वो पूरा आएगा, वहां पर सिर्फ स्टैंडिंग वेव नहीं आएगा। ओके यस सर। सो सीट आपको पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है, पूरे क्वेश्चंस 150 तक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन डिस्कस हो जाएंगे। ओके चल ठीक है यार, किसी को कोई डाउट क्या? आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं फिर। हाँ ओके ओके, बाय बाय एवरीवन देन। Bye, sir. या बाय बाय। Bye, sir.